2024 के वास्ते भाई भाभी चाचा ने बदले रास्ते। चाचा पारस का इस्तीफा, भतीजे को फर्क पड़ेगा। लालच में थे, लालच में आप देश तोड़ने वाले के साथ दे रहे थे। हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। एनडीए में राज दिलाएंगे दिल्ली का ताज। तो उनकी भूमिकाएं बदलती रहती है, कभी किसी भूमिका पे वो अग्रही या निग्रही नहीं रहे हैं। शिबू की बहू की बगावत जेएमएम के लिए कितनी आफत। बहन सीता सोरेन जी का स्वागत करता हूँ। चुनाव की घड़ी करीब आई, नेताजी ने भागम भाग मचाई। सीट शेयरिंग के बाद यानी ऐलान के बाद उपेंद्र कुशवाहा संपर्क से बाहर है। जी, चुनाव की बेला आ चुकी है। नेताओं ने बहुत कही, अब पब्लिक की बारी है। लेकिन लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत से पहले ही नेता नगरी में भागम भाग मची हुई है। पाला बदलने का दौर चल पड़ा है। एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, हर खेमे में खलबली है और हर कोई टिकट को लेकर फिक्रमंद। लेकिन सत्ता के गलियारे में भागम भाग का फायदा किसे और क्यों मिलेगा, यह समझना बहुत जरूरी है। और इसी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उनके पास मैं आपको लिए चलूंगा, उनसे हम जानेंगे इस पूरे मामले में डेवलपमेंट क्या है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं नीरज पांडे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और जैनेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। आप दोनों के पास मैं आऊंगा, तमाम जानकारियां दर्शकों तक हम डिटेल में पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले जो अभी की बड़ी खबर है राजनीति की दुनिया से, वो दर्शकों को बता दें। दिल्ली से महाराष्ट्र तक सियासी हलचल तेज है। एनडीए को एक और साथी मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में अमित शाह से मिले हैं राज ठाकरे। लोकसभा की 2 सीटें मांग रहे हैं राज ठाकरे। एमएनएस को साउथ मुंबई सीट मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से यह एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो दिल्ली से महाराष्ट्र तक सियासी हलचल तेज। महाराष्ट्र में एनडीए को एक और साथी मिलने की उम्मीद। अब सवाल यह है कि राज ठाकरे अगर आ जाते हैं बीजेपी के साथ तो इसका क्या फायदा हो सकता है। ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा, जो समीकरण बनेंगे, उसके जरिए वोट कैसे साधे जाएंगे, समझिए जरा आप। महाराष्ट्र में राज ठाकरे का जो प्रभाव है, 2019 लोकसभा चुनाव की बात की जाए, कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया। एनडीए के खिलाफ प्रचार किया उन्होंने। 2019 विधानसभा चुनाव की अब हम बात कर रहे हैं। 101 सीट पर उम्मीदवार तब उतारे गए। सिर्फ एक सीट कल्याण ग्रामीण तब जीती थी एमएनएस ने। 86 उम्मीदवारों की तब जमानत ही जब्त हो गई थी। एमएनएस को लगभग 2.25% वोट मिले थे, 2.2% जो आप देख रहे हैं, आंकड़ा आपके सामने है। 2014 लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। एमएनएस को तब 1.5% वोट मिला था, 1.5%। 2014 विधानसभा चुनाव में एमएनएस को 3.1% वोट मिले थे। 2009 में चलते हैं वापस, लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। 11 सीटों पर तब उम्मीदवार उतारे गए थे राज ठाकरे की तरफ से। तब एमएनएस को 4.07% वोट मिला था। एमएनएस के 13 विधायक तब जीते थे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 13 विधायक तब जीते थे और एमएनएस को विधानसभा चुनाव में 2009 में 5.71% वोट तब मिला था। नीरज पांडे के पास मैं आपको लिए चलता हूं। नीरज, सबसे पहले तो यह बताइए कि क्या डील डन हो गई है, क्या यह मान लिया जाए? देखिए, अभी उसकी औपचारिक घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन अंदर खाने बात जो पता चल रही है उसके अनुसार डील लगभग तय हो गई है। देखिए, एमएनएस के प्रमुख हैं राज ठाकरे। आज उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की है। अमित शाह से मुलाकात के दौरान बहुत सारी बातें हुई। हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार एमएनएस की तरफ से 2 सीटें मांगी जा रही हैं, एक दक्षिण मुंबई और दूसरी नासिक। इन 2 सीटों पर वो अपना दावा ठोक रहे हैं कि हमको ये 2 सीटें दे दीजिए। इसके बदले राज ठाकरे पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचार करने के लिए तैयार हैं कि वो हम प्रचार भी करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दक्षिण मुंबई ही एक ऐसी सीट है, एक ही सीट देना चाहते हैं। प्लस विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी जो सहभागिता है उसको थोड़ा वो बढ़ाने वाले हैं, यानी कुछ सीटें विधानसभा चुनाव में दिया जा सकता है। इसके अलावा
कहा यह भी जा रहा है कि शायद राज ठाकरे को कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एनडीए में दी जा सके, लेकिन अभी यह सब केवल कयास है पाइपलाइन में, जब तक कि इसकी आधिकारिक घोषणा ना हो जाए। अखिलेश, बातचीत हो गई है, मुलाकात हो गई है, दो बड़े नेता अमित शाह और राज ठाकरे, इन दोनों लोगों मैं आगे इस पर आपसे बात करके और ज्यादा जानकारी लूंगा। दरअसल राज ठाकरे को लेकर शिंदे गुट में भी खलबली की सूचना मिल रही है। सीएम आवास पर शिंदे से मिले कई सांसद। एक बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा दें, एनडीए में एमएनएस की एंट्री से सकते में है सांसदों को टिकट कट जाने का डर है। टिकट बंटवारे में देरी से भी कुछ सांसद नाराज बताए जाते हैं। सीएम आवास पर शिंदे से कई सांसदों की मुलाकात हुई है और एनडीए में एमएनएस की एंट्री से ये जो एमपीज हैं वो थोड़े सकते में भी हैं। डर जाहिर तौर पर उन्हें सता रहा होगा कि कहीं किसी का टिकट ना कट जाए, जो टिकट उन्हें मिलेंगे राज ठाकरे की पार्टी को, उसका कहीं उन्हें खामियाजा ना भुगतना पड़े। सवाल बरकरार है कि राज ठाकरे की अगर एनडीए में एंट्री हो रही है तो उसका कितना बड़ा फायदा इस गुट को मिल सकता है, इस गठबंधन को मिल सकता है। क्या उससे सत्ता की राह और ज्यादा आसान हो सकती है, ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। एमएनएस की जो मांग है कि 2 लोकसभा सीटें दी जाएं उन्हें चुनाव लड़ने के लिए, इस बार यह एमएनएस की डिमांड रखी गई है। इसमें दक्षिण मुंबई की जो सीट है ये इस पर बात कही जा रही है और शिरडी, ये 2 सीटें जो आप देख रहे हैं, आपके सामने आंकड़ा हमने रखा है। ज्यादा संभावना यह है कि दक्षिण मुंबई सीट मिल सकती है, यानी एक सीट पर बात बन सकती है। किसकी उम्मीदवारी होगी, तो नाम जो चल रहा है वो है बाल नंदगांवकर का। और असर इसका क्या हो सकता है, शिंदे गुट दक्षिण मुंबई पर दावा छोड़ेगा। दक्षिण मुंबई से सांसद अरविंद सावंत हैं शिवसेना के, ये जो यूबीटी उद्धव ठाकरे वाला जो गुट है उसकी हम बात कर रहे हैं। उद्धव के बड़े खास भी हैं अरविंद सावंत। मैं आपको लिए चलता हूं जैनेंद्र के पास, हमारे सहयोगी जैनेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, राज ठाकरे की अगर एनडीए में एंट्री हो रही है उससे क्या बदल सकता है वहां की राजनीति में, और खासतौर पर आप बताइएगा जो दूसरा पक्ष है वहां पर, उस पर क्या असर पड़ सकता है उसका, कांग्रेस वाले गुट पर। बिल्कुल, देखिए पहले तो मैं कांग्रेस की प्रतिक्रिया आपको बता देता हूं। राज ठाकरे की मुलाकात हुई है दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से, और कांग्रेस ने मुंबई में निशाना साधना शुरू कर दिया है इस मुलाकात पर, यह कहते हुए कि राज ठाकरे जो है वो उत्तर भारतीयों की पिटाई उनकी पार्टी करती रही है, और क्या यही बीजेपी की राजनीति है। तो इस नए गठबंधन पर कांग्रेस ने अपनी तरफ से उत्तर भारतीयों को लुभाने की सियासत मुंबई के अंदर शुरू कर दी है। लेकिन देखिए, निश्चित तौर पर अगर राज ठाकरे से इतने दिन बीजेपी ने दूरी बनाई तो उसकी कहीं ना कहीं वजह जो एंटी नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स राज ठाकरे की थी मुंबई में, वो थी। लेकिन अब काफी समय से हम देख रहे हैं कि राज ठाकरे की सियासत वो नहीं रही है, वो बहुत हद तक मेन स्ट्रीम में आए हैं, और यही वजह है कि बाल ठाकरे की विरासत की जो सियासत महाराष्ट्र में चल रही है, शिवसेना 2 फाड़ हो चुकी है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में उनको शिवसेना मिल चुकी है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसा कि बीजेपी नेतृत्व के मन में होगा कि बाल ठाकरे की सियासत की जो विरासत है वो उसका प्रतिनिधित्व अभी भी उद्धव ठाकरे करते हैं। लेकिन अगर उसी परिवार से उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे एनडीए में आ जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं और मजबूती मिलेगी, और जो हिंदुत्व की राजनीति है बीजेपी शिवसेना की, राज ठाकरे के आने से उसको और मजबूती मिलेगी। चुनौती उत्तर भारतीयों को कैसे बीजेपी लीडरशिप समझाएगी मुंबई में, ये जरूर रहने वाली है। ठीक, और एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, राज ठाकरे पर भड़के अरविंद सावंत। चुनाव के वक्त भूमिका बदलते हैं राज ठाकरे, यह आरोप लगाया है अरविंद सावंत ने। 2019 में प्रधानमंत्री की उन्होंने आलोचना की थी, यह भी याद दिला रहे हैं सावंत। राज के आने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यह कहना अरविंद सावंत का। उन्होंने आदरणीय मोदी साहब की सराहना की, फिर बड़ी कड़ी आलोचना की, फिर माननीय आदरणीय शरद पवार साहब के ऊपर आलोचना की, उनकी आलोचना की, फिर उनकी सराहना की। तो उनकी भूमिकाएं बदलती रहती है, कभी किसी भूमिका पे वो आग्रही या निग्रही नहीं रहे हैं। आइए मैं एक बार फिर से आपको नीरज के पास लिए चलता हूं। नीरज, भले ही अरविंद सावंत ये कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात उनके लिए नहीं है, लेकिन ठाकरे परिवार से जिसका सरनेम ठाकरे है वो इस तरीके से अगर एनडीए के साथ जाके जुड़ जा रहा है, कहीं ना कहीं एक इसका असर तो पड़ेगा ही, चाहे प्रतीकात्मक तौर पर ही पड़े।
बिल्कुल अखिलेश साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। भले वो ऑटो में बहुत ज्यादा इफेक्ट ना करे, लेकिन एक जो मानसिक रूप से दबाव बढ़ता है कि नहीं वो भी उनके साथ हैं, वो भी उनके साथ हैं, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है वो मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है। ठाकरे नाम, राज ठाकरे बहुत ही पॉलिटिकल व्यक्ति थे और जब तक बाला साहब ठाकरे राजनीति में सक्रिय थे, राज ठाकरे उनके आई बॉय की तरह फील्ड में काम करते थे। वो मतलब एक तरह से उनकी हर बात पर उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करते थे। तो उनका जो कनेक्शन है लोगों के बीच में, जो राजनीतिक जड़ में जो पकड़ है, वो अभी बहुत मजबूत है। भले ही वो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में सफल ना हो पाए हों, लेकिन एज ए लीडर वो काफी पॉपुलर रहे हैं और खासकर वो जब भाषण देते हैं तो उनके भाषण को लोग बड़ी गंभीरता से सुनते हैं। कारण ये है कि लोगों को वो अट्रैक्ट करते हैं, उनकी बातचीत अट्रैक्ट करती है। तो ऐसे में राज ठाकरे के जाने से भले ही वो ऑटो में या बूथ में वो तब्दील होता ना दिखे, लेकिन मानसिक रूप से एक प्रेशर जरूर आएगा और कहीं ना कहीं एनडीए के कुनबे में एक आप कह सकते हैं माहौल बनेगा कि बिल्कुल। और राजनीति में माहौल का बड़ा महत्व होता है, ये हर किसी को पता है। बिहार में एनडीए को एक तरीके से झटका लग गया है, चूंकि पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए से नाराज थे पशुपति पारस ने कहा कि नाइंसाफी हुई। इस्तीफे के बाद मोदी को शुक्रिया भी उन्होंने कहा। एनडीए छोड़ने पर फिलहाल खामोश रहे। हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। और चाचा अगर जा रहे हैं, भतीजे की एंट्री हो गई है, तो इस लड़ाई से क्या बीजेपी को कोई नुकसान हो सकता है? क्या पशुपति पारस बीजेपी को डेंट भी कर सकते हैं चुनाव में? बिहार की राजनीति से जुड़ी अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, पशुपति पारस महागठबंधन में जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि लालू के संपर्क में है पशुपति पारस। तेज प्रताप ने कहा था कि पारस जी का वेलकम हम करेंगे। एनडीए छोड़कर उन्होंने अच्छा किया। एनडीए में तो ना इंसाफी होती ही है। अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, उनको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था पारस जी को। और अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। आप लोग की तरफ आएंगे तो सर वेलकम करेंगे? एकदम वेलकम करेंगे हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। मेरे सहयोगी जैनेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, अगर तेज प्रताप ये कह रहे हैं कि मैं तो सबसे पहले उनका स्वागत करूंगा, तो क्या यह माना जाए कि अब पारस जा रहे हैं उन्हीं के पास? देखिए, बिल्कुल पशुपति पारस के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय लालू यादव से बात करने के, आरजेडी से बात करने के। और जब खुद लालू यादव के बेटे तेज प्रताप उनका स्वागत कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि संपर्क स्थापित हो चुका है। हालांकि देखना यह है, पेंच ये है कि एनडीए में उनको एक भी सीट नहीं मिली। आरजेडी उनके लिए कितनी सीटें छोड़ती है। देखिए, एक तो हाजीपुर सीट पर उनका दावा है, वो खुलकर ऐलान कर चुके हैं कि वो हाजीपुर से लड़ेंगे। इसके अलावा 2 और सीटों पर उनकी मांग है। एक प्रिंस राज जो समस्तीपुर से सांसद है, दूसरा नवादा सीट जहां से चंदन सिंह, सूरजभान सिंह के बेटे माफ करिए भाई हैं, वो सांसद हैं। समस्तीपुर कांग्रेस की सीट है, नवादा पर आरजेडी की नजर है। तो सवाल वही है कि पशुपति पारस को लालू यादव क्या देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन निश्चित तौर पर जो आरजेडी गठबंधन है, यानी इंडिया गठबंधन बिहार में, उसमें कोई दलित चेहरा नहीं है। मांझी एनडीए गठबंधन के साथ है, चिराग पासवान एनडीए गठबंधन के साथ है। तो अगर पशुपति पारस आते हैं तो एक दलित चेहरा जो इंडिया गठबंधन है बिहार में, अब सवाल ये जैनेंद्र की जो दूसरा खेमा है एनडीए वाला, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा? नीरज पांडे से इस बारे में समझते हैं। क्या एनडीए को डेंट कर सकते हैं पशुपति पारस? नीरज, देखिए, मुझे लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। बिहार की राजनीति 2 खेमों में बढ़ चुकी है। अगर पशुपति पारस इस समय जाते भी हैं तो उनको बहुत कुछ वहां हासिल नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें, अभी तक मेरी जो जानकारी है, अभी बात चल रही है कि शायद वो उनको समझा लें कि आप एनडीए में बने रहें। लेकिन ये बात सही है कि जिस तरह से 5 सीटें चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास को दे दी गई है, उससे उनकी राजनीतिक हैसियत बिल्कुल खत्म सी हो गई है पशुपति पारस की। और भाजपा ने और एनडीए ने भी ये मान लिया है कि राजनीतिक हैसियत जो है वो केवल और केवल चिराग पासवान के पास है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को 5 सीटें दी। हाँ, ये जरूर था, मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि पशुपति पारस बने रहें और उनको एक राज्यसभा सीट दी जा सकती है।